आपके साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसी कार्यकाल में बिल लाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की है। सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से केंद्र सरकार में शामिल सहयोगियों से इस बिल का समर्थन करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे और इसके 5 दिन बाद यानी कि 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख वादों में से एक रहा है। इस साल लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का अनुरोध किया था। तो बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया था। इसको लेकर आम चुनावों में पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजनीतिक पार्टियों से इस लक्ष्य को साकार करने में मदद करने की अपील की थी। उन्होंने बार बार चुनाव को भारत की प्रगति में बाधा बताया था। किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसके बाद से कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली गई उसको समझते हैं। तो 2 सितंबर 2023 को ये कमेटी बनी थी। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 8 सदस्यीय कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। ये रिपोर्ट 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद तैयार की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पैनल के सुझाव
है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब देखिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको भी समझते हैं। तो भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसके बाद से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं? तो एक साथ चुनाव कराने से हर साल अलग अलग चुनाव कराने पर होने वाला भारी खर्च कम हो जाएगा और ये एक साथ हो जाएगा और इससे जनता का पैसा बचेगा। प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव करने का खर्च 4500 करोड़ आंका है। चुनाव के कारण बार बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जो सामान्य शासन को प्रभावित करती है। बार बार चुनाव से सामान्य सार्वजनिक जीवन बाधित होता है और आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो चुनाव की अवधि कुछ खास दिनों तक ही सीमित होगी। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक साथ चुनाव वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है कि एक साथ एक समय में अगर चुनाव विधानसभा के भी लोकसभा के एक बार में होंगे तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे जो संसाधन है कम संसाधन में ये काम जो है वो कराए जा सकते हैं और खर्च काफी ज्यादा होता है, तो ऐसे में खर्च पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को जहां सत्ता पक्ष ने जनहित में बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे सही नहीं बताया है। जनहित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस साल लाल किले के प्राचीर से ऐसा करने की घोषणा कर राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एक साथ आने का आग्रह किया था। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी पद्धति को विकसित करेगी जिससे राष्ट्रीय कोष के अनावश्यक व्यय को भी रोका जा सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय राजनीति में सुधार के लिए और शुचिता के लिए बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है, अगर ये 2029 के पहले ऐसा बिल आता है तो। क्योंकि आप देख लीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, या सभी तमाम पार्टियों के नेतागण हो, सरकारी मिशनरीज हो, सरकारी संस्थाएं हो, सारे तो चुनाव में लगे रहते हैं। लेकिन जो हम लोग वादे करके आते हैं अपने जनता जनार्दन के बीच में, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां होती है। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को उतना समय नहीं मिल पाता है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों को उतना समय नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम सुधारों को देखते हुए इसीलिए मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम है, और अगर ये आता है बिल तो हम स्वागत करेंगे, मेरी पार्टी स्वागत करेगी। देश में 1967 तक तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते ही रहे हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला वन नेशन वन इलेक्शन स्वागत योग्य फैसला है। हमेशा हमारा देश चुनावी मोड में रहता है। 5 वर्ष जो है सरकारों की और पार्टियों की ध्यान केंद्रित चुनाव पे रहते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पे धन का खर्च होता है। सुरक्षा बलों की तैनाती एक बार नहीं बार बार करनी पड़ती है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में जनशक्ति का इस्तेमाल होता है। जब एक साथ पूरे देश में
वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे, तो इसमें खर्च के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों में जो कमियां होंगी, तो महीनों तक चुनाव चलते रहेंगे और उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाएंगे। और चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव वृद्धा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। बुजुर्ग लोगों ने संस्था के द्वारा दूध नहीं मिलने की बात बताई, जिसके बाद पप्पू यादव ने खुद दूध मंगाकर सभी के बीच दूध का वितरण किया। साथ ही वृद्धा आश्रम के स्टाफ से इस मामले की जानकारी ली और जांच की बात कही। साथ ही बुजुर्गों से वादा करते हुए हर महीने उनसे मिलने आने की बात भी कही। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में चोरों ने रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो की चोरी कर ली। चोरी की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चोर काली गाड़ी से आते हैं और फिर स्कॉर्पियो लेकर फरार हो जाते हैं। गाड़ी के मालिक के गाड़ी को ट्रेस करने पर नेपाल के आसपास की लोकेशन दिखाई दे रही थी, जिससे यह माना जा रहा है कि गाड़ी की चोरी करके उसे नेपाल भेज दिया जाता है। फिलहाल खगौल थाना में मामला दर्ज किया गया है और मामले पर कार्रवाई हो रही है। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नवजात बच्चे को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया गया है। सदर अस्पताल के एसएनसी वार्ड से ये बच्चा चोरी हुआ था। कुछ देर पहले हमने वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, जहां बच्चे को सकुशल बरामद अब कर लिया गया है और वो भी सीसीटीवी की तस्वीर जहां पर लाल साड़ी पहने हुई एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिखाई दी थी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। रात को जो है पटना में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से पटना समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग से ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना सहित बिहार के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाओं का प्रवाह है और छिटपुट बारिश भी हो रही है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग की माने तो पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गया, नवादा, अरवल में भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा मानसून सक्रिय है और आने वाले 48 घंटों तक इसका असर भी रहने वाला है। 21 जिलों में झमाझम बारिश हुई है मानसून की सक्रियता के कारण। वहीं पटना सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई है। शनिवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया है और आज सोमवार के दिन भी राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है। 14 ऐसे जिले हैं जहां रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में शनिवार से ही हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है और आज भी भारी बारिश का जो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से वो जारी किया गया है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तेज हवाएं चल रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब कैमूर से दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कोचस प्रखंड के 11 लड़के करकटगढ़ जलप्रपात पिकनिक मनाने गए थे और अचानक बाढ़ आने के कारण करकटगढ़ में ही फंस गए।
मामले की जानकारी मिलते ही श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने स्थानीय प्रशासन से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 1 घंटे से भी ज्यादा चले इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर भेजा गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 1 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू चलता है और उसके बाद से इस तेज बहाव से इनको निकाला जाता है। बताया जा रहा है कि जलप्रपात में 11 लड़के फंस गए और देखिए दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां से इन लोगों का रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। तेज धार बह रही है और इन सब के बीच 1 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया और उसके बाद इनको निकाला गया। बता दें कि हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को अब सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर भेज दिया गया है। कैमूर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको भी सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी तस्वीर डराने वाली है और आपको अपने जीवन के लिए सतर्क सावधान रहने की जरूरत भी है, जहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। और देखिए श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत। जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीर दिल दहला देने वाली है, लेकिन रेस्क्यू टीम को भी सलाम है कि इस तरीके से 1 घंटे का रेस्क्यू चलाया गया, लोगों को बाहर निकाला गया। आप क्या कहेंगे ऐसी घटना, ऐसी तस्वीर आने के बाद? बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनके परिजन हमको फोन किए कि मेरे यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो गए थे पिकनिक मनाने के लिए, जो फंस गए हैं। मैंने डीएम को फोन किया, चूंकि स्थिति ऐसी थी कि पूरी रात हम लोग खड़ा रहे, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू होने की स्थिति में नहीं था। फिर एनडीआरएफ की टीम हम लोगों ने बुलाया, फिर हेलीकॉप्टर भी बुलवाया और भोजपुर से एनडीआरएफ की टीम गई। आज सुबह जाके पूरे रात भर कड़ी मशक्कत के बाद तो हम लोग उसको ले पाए हैं। मतलब इतना दिल दहलाने वाला कि पूरी रात कोई खाना नहीं खाया। हम लोग वहाँ स्पॉट पे उपस्थित थे और जिला प्रशासन भी उपस्थित था और बाकी लोगों को हम लोगों ने आगाह किया है कि बरसात के दिनों में ऐसे जगह पे पिकनिक मनाने या इस तरह के लोग आप नहीं जाएं, जान से अपनी खिलवाड़ नहीं करें। और सबको हम लोग लाए हैं। अभी चैनपुर थाना में लोग हैं। अभी 1 घंटे में सब अपने अपने घर सकुशल पहुंचेंगे। ये नहीं करना चाहिए। सभी आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे सभी बच्चों से मेरा आग्रह होगा, नम्र निवेदन होगा कि इस ऐसे स्पॉट पे जहाँ कभी भी बाढ़ आने की खतरा रहती है उसमें आप लोग बचे, वहां पिकनिक मनाने नहीं जाएं। बिल्कुल। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए मंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे जगह पर आप बिल्कुल भी ना जाए जहां पर ऐसे खतरे की संभावना हो। और ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जहां पर 1 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। पूरी टीम जद्दोजहद करती है और यहां से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है। बढ़ते आगे, कटिहार में पोखर चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मनिहारी विधानसभा के बघार पंचायत मिर्जापुर में लगभग 60 पोखर गायब हो गए हैं। इस बात को सुनने में थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने यही दावा किया है। मुखिया और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला की आशंका जताई जा रही है। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद भी लोगों की शिकायत पर डीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। कटिहार में तालाब चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है और ये तालाब की संख्या लगभग 5 दर्जन है। तालाब का चोरी मुखिया जी के आधार पर हुआ। मनरेगा के जमीन के कागज के अनुसार ये तालाब हुआ किया गया है और ये मेरी जमीन जो पूरा ये सुरक्षित जो इस जमीन पर हम खड़े हुए हैं। ये आपका जमीन है? जी मेरा जमीन है। पिंटू कुमार यादव जो यहाँ के बघार पंचायत का भी वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा मनरेगा कार्य में जो कि पेपर वर्क में मनरेगा का कार्य में पोखर पास कर दिया गया है। भाषा निकालते हैं, बोलते हैं कि मेरा नीचे से ऊपर तक मैनेज है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि उचित से उचित कार्रवाई हो। दुर्भाग्य है सर हम लोग के लिए। हम लोग इसी पंचायत में हैं और समाज सेवी हैं और इस पंचायत में दर्जनों ऐसा मामला है जो पेपर वर्क में तालाब है सर, और तालाब कहीं धरातल पे है नहीं सर। करोड़ों रुपया का घपला हुआ है और मैं जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे मांग करता हूं कि इसकी सही कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मनरेगा के तहत बनाए गए तालाब अब लापता है और लोग सरकारी कागज से इतर जमीन पर तालाब ढूंढ रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुझे कहा कि ऐसे अपना नाम से पोखर खनवा लिया है और पैसा निकाल लिया है, हमारे जमीन पर करवाई नहीं,
तो मैंने कहा कि ठीक है तुम लिख के दो, एफिडेविट करके दो। तो एफिडेविट करके बेचारा दिया, तो हम यहाँ से डीएम के यहाँ भेज दिए कि भाई ऐसी है, हुआ ही नहीं है, इस पर जाँच कराई जाए। तालाब था, हाँ तालाब था, आज भी है। तो अब तो जमीन पर तालाब नहीं दिख रहा। नहीं अभी भी है। अगर जो वो लंगी चूट और ऐसी चूट और जो है कि जियोटेक जहाँ हुआ है वह टेक्निकल माध्यम है, जहाँ हुआ है आप उसको जो है टेक्निकल के माध्यम से जाके देख लिया जाए कि कहाँ हुआ है। अगर जो कोई आम आदमी बता देगा कि यही पोखर है और इसी को दिखा दिया गया है, ये तो सरासर गलत है। हम भी तो चाह रहे हैं कि इसका जांच हो जाए। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में घर के दरवाजे पर सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश युवक रात 11 बजे दुकान पर खैनी लेने के लिए आए हुए थे और दुकान खोलकर खैनी देने के लिए जिद कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग और उसके 2 बेटों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना में बुजुर्ग के बेटे और परिवार के कुछ लोग जख्मी हो गए थे। पहले हमको बोला दुकान खोलो, खैनी दो। हम बोले दुकान खोल के खैनी नहीं दे। चल गया, उसी के बगल में गांजा भर रहा था, दारू वार पीता है, गरियाने लगा था। हम नहीं बोले। फिर तनी देर के बाद हम ही को गरिया रहा था। हम ही बोले जो अभी 11 रात बज रहा है, हम अभी खोल के नहीं दिए तो तू हमको काहे गाली देता। इसी पे मारा मारी हुआ, हमको भी मारा, बहुत कपार फोड़ दिया। और उसके बाद हम सदर अस्पताल गए, वहाँ से बैंडेज पट्टी करा के आए। उसके बाद सो गए सब आदमी। उसके बाद सुतले में मेरे पिताजी को गोली मार दिया। सूचना मिले हम लोग से गोली मार दिया है एक वृद्धा को। तब हम पहुँच लिए। कारण कुछ पता चला? कारण वह खैनी के खोल कर कल के खैनी दीजिए, तो दुकानदार जो है से नहीं दिलखिन। वह पर जो है मारपीट भेले, दोबारा में जाकर फिर वृद्धा सुतल रहथिन अपना दरवाजा पर, गोली मार दिल के गिरिल में घुसा। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस